हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 25 जुलाई। और आज हम 25 जुलाई से बनने वाली जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार हम लोग फटाफट से 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था, मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अवैस्तम योजना का शुभारंभ किया है। ये कहते हैं तेलंगाना सरकार ने, किस राज्य सरकार ने अभी श्रमिक बसेरा योजना का शुभारंभ किया था? तो गुजरात सरकार ने। अभी साथियों जो पिया सीरीजेस है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास का ऐलान कर दिया है। इनका जो संबंध है ये किस खेल से है? तो साथियों हॉकी कप्तान थे। अभी मुस्लिम विवाह और जो तलाक पंजीकरण अधिनियम है 1935, इसको भी किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है? तो असम सरकार ने। जो कमला पुजारी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 74 वर्ष की आयु में। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2019 के अंदर। स्वीडिश ओपन का भी जो खिताब है ये किसने अपने नाम किया है? तो नूनो बॉर्गिस ने। कौन सा ऐसा देश है जो कि 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करेगा? ये करने वाला साथी सऊदी अरब। महिला T20 एशिया कप में अभी शतक लगाने वाली जो पहली खिलाड़ी है ये कौन बनी थी? नाम है साथी उनका श्रीलंका की अट्टापट्टू सूजी बैट्स। इसका मैंने आपको फॉर्मूला 1 रेसिंग से क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी जो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है 2024, इसमें अपना पहला जो फॉर्मूला 1 रेसिंग का खिताब है ये किसने जीता है? नाम इनका साथी ऑस्कर पियास्ट्री। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पुस्तक से रिलेटेड पढ़ा था कि जो पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम ने। आयुब साथियों आपको 23 जुलाई के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन है, इसमें भी 10वें जो अफ्रीकी देश है, इसके रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इस देश का नाम है साथियों आइवरी कोस्ट। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल जो आइवरी कोस्ट है, पहले एक बार आप लोग मैप में देखिए। ये आपको साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर। इसी में अगर आप लोग पश्चिमी की ओर देखोगे तो आपको जो ग्रीन कलर में हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, यही है साथियों आइवरी कोस्ट, जिसे कोटेदी आइवरी के रूप में भी जानते हैं। और यह भी संयुक्त राष्ट्र जन सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन चुका है। यदि साथियों आप लोगों से पूछे कि जो आइवरी कोस्ट है इसकी राजधानी क्या है, तो यामोसुकरो। मुद्रा के चलते यहाँ पर तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और पहले साथी जो आइवरी कोस्ट है इस पर फ्रांस का अधिकार था, लेकिन ये 1960 के अंदर क्या है कि फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। अब एक बार साथियों आज के ज्ञान के अंदर देखें, ये भी हाल फिलहाल में किसी न किसी संगठन के नए सदस्य बने हैं। और मैंने साथियों आप लोगों को पिछली क्लास में भी रिवीजन कराए थे। अभी साथियों जो ब्रिक्स है, इसमें भी 5 नए सदस्य देश शामिल हुए थे, जिससे इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है ये बढ़कर कितनी हो गई थी? 10। 5 सदस्य देश साथियों कौन कौन से थे? तो एक तो साथियों इजिप्ट, दूसरा था इथोपिया, तीसरा था ईरान, चौथा था सऊदी अरब और 5वां था UAE। हालांकि साथ इसमें अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव के कारण अर्जेंटीना ने क्या है कि इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। अभी जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसका जो 5वां सदस्य देश है ये कौन सा बना है? ये बना साथियों बांग्लादेश। अभी जो नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो नया सदस्य देश है ये कौन सा बना था? तो इसमें साथियों 2 नए सदस्य देश बने थे, जिससे सदस्य देशों की जो संख्या है ये 30 से बढ़कर 32 हो गई थी। 31वां बना था साथियों इसको फिनलैंड देश, और 32वां कौन सा बना था? तो स्वीडन। अभी जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका भी जो 100वां सदस्य देश है ये कौन सा बना है? इस देश का नाम है साथियों पराग्वे देश। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी 10वां सदस्य देश कौन सा बना था? ये बना साथियों बेलारूस देश।
और यदि आप लोगों से पूछे कि नौवां कौन सा था, तो नौवां साथियों ईरान बना था। आसियान का भी साथियों 11वां सदस्य देश बना था, ये कौन सा बना था, तो तिमोर लेस्टे। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। अभी जो फेडरल बैंक है इसका जो नया एमडी और सीईओ है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका केबीएस मणियम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है केबीएस मणियम, जो कभी फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। हालांकि साथियों जो केबीएस मणियम है ये 30 सितंबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे और ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं, 3 सालों तक। यदि आप लोग उससे पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है केबीएस मणियम ने, तो इन्होंने साथियों श्याम श्रीनिवास का स्थान लिया है, जो कि 14 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हालांकि साथियों इससे पहले जो केबीएस मणियम है ये 30 अप्रैल 2024 तक कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक थे। अब बात करते साथियों हम लोग फेडरल बैंक के बारे में। तो फेडरल बैंक की जो स्थापना है ये 30 अप्रैल 1931 को हुई थी। मुख्यालय का है तो केरल के कोची के अलुवा के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे, तो के बी हॉर्मिस इसके संस्थापक थे। अब ये साथियों अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग अपॉइंटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, जो कि अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर ही पढ़े हैं। जैसा कि साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है इसके भी नए जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ये कौन बनी थी, तो गिरिजा सुब्रमण्यम। जो रजत शर्मा है इनको भी न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद मैंने आपको बीएसएनएल के अध्यक्ष पढ़ाए थे, जो कि बने थे रॉबर्ट जी रवि। हांगकांग संघाई जो बैंक कॉर्पोरेशन है इसका भी नया सीईओ किसे बनाया गया था, तो जॉर्जेस एल हेडरी को। भारतीय जो पुरुष फुटबॉल टीम है इसका मुख्य कोच किसे बनाया गया था, ये बनाया गया मनोल मार्केज को, जो कि स्पेन के हैं। और पश्चिम बंगाल के भी नए डीजीपी बने थे जिनका नाम है राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है ये कितने रहने का अनुमान है, तो ये साथियों 6.5 से लेकर 7.5% के बीच में रहेगी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण से साथियों पता क्या चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और इसमें सुधार करने के लिए हमें क्या करना है। आर्थिक सर्वेक्षण में साथियों बीते साल की जो अर्थव्यवस्था है इसका लेखा जोखा का पता चलता है। और भारत का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे है ये 1950-51 में केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला जो इकोनॉमिक अफेयर है इसकी जो इकोनॉमिक डिवीजन है इसी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है। और यदि आप लोगों से पूछे कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है ये कौन है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी किस राज्य का जो चराईदेव मैदान है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? ये साथियों जो चराईदेव का मैदान है ये असम के अंदर स्थित है। और इसे क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है, क्योंकि यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये 21 से लेकर 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित जो विश्व धरोहर समिति है इसका जो 46वां सत्र है ये आयोजित किया गया था। और इसी में साथियों इसका नामांकन की घोषणा की गई है चराईदेव मैदान की। और ये साथियों जो चराईदेव मैदान है ये सांस्कृतिक श्रेणी से पूर्वोत्तर भारत का पहला होगा। और यदि साथियों इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो ये जो चराईदेव मैदान है ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बनेगा। अब एक बार हम लोग चराईदेव मैदान के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए साथियों जो अहोम राजा हैं और कुलीनों के प्राचीन दफन टीले जो कि 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम साम्राज्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ये एक तरीके से घास से ढकी पहाड़ी है। पहले एक बार आप लोग इमेज में देखिए, ये आपको एक तरीके से घास से ढकी हुई पहाड़ी दिखाई दे रही होंगी, जिन्हें साथियों अहोम साम्राज्य का पवित्र स्थल माना जाता था।
और अब ये क्या है कि भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने वाला है। अच्छा, 41वां कौन सा बना था? तो मैंने साथियों को कई बार पढ़ा है कि 41वां बना था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, जबकि 42वां कौन सा बना था? तो 42वां कर्नाटक का होयसिल का मंदिर। और अब 43वां कौन सा बनने वाला है? तो 43वां बनने वाला साथियों असम का चराईदेव का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इसके ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय एथलीट हैं, ये कौन बने हैं? ये बन चुके साथियों निशानेबाज अभिनव बिंद्रा साहब। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने अपने प्रतिष्ठित जो ओलंपिक ऑर्डर ऑफ द ईयर है, इससे भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। अभिनव बिंद्रा के साथ उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। इन्होंने साथ ही 2008 के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक है, इसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड है, ये साथी इंग्लैंड के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें भारत को क्या है कि चौथा स्थान मिला है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और इसमें साथी भारत के क्या है कि 6 छात्रों ने भाग लिया था। अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में अगर ओवरऑल बात करें तो दुनिया भर के 108 देशों ने क्या है किसमें भाग लिया था। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 तो जीते, साथ इसमें गोल्ड मेडल भारत ने, और 1 जीता है इसमें भारत ने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। और 5 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। शीर्ष स्थान वाले एक बार हम लोग देशों को देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर साथियों अमेरिका है, जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया, और चौथे स्थान पर अपना प्यारा भारत रहा है, जो कि टोटल 167 स्कोर के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करके रखिएगा। अभी अंतरराष्ट्रीय जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है, इसमें शामिल होने वाले जो पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं, ये कौन बने हैं? हालांकि साथियों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ये बने अभी लिएंडर पेस। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों लिएंडर पेस के साथ और जो विजित अमृतराज है, ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के बारे में बात करें तो ये साथियों उन खिलाड़ियों, प्रशासकों और अन्य लोगों को सम्मान करता है जिन्होंने टेनिस के विकास में योगदान दिया हो। लिएंडर पेस की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो ये भारत के महान टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने साथियों 18 ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते हैं, जिसमें से मिश्रित युगल में जीते इन्होंने 10 और पुरुष युगल में 10 खिताब जीते हैं। और साथियों इनके नाम एक उपलब्धि और है, जो लिएंडर पेस है, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले और आज तक एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें भी लगातार 7वीं बार केंद्रीय जो बजट है, ये किसने पेश किया है? इस क्वेश्चन का साथियों जो आंसर है, ये आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों अभी 23 जुलाई को क्या है तो जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, इन्होंने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया है। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी साथियों जो बजट है, ये पेपर लेस ही पेश किया है, यानी कि टेबलेट से। बजट साथियों है क्या? तो संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, इसके अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और इस साल के लिए साथियों बजट की थीम क्या रखी है? तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप। इस बार साथियों 4 प्रमुख समूहों पर क्या है कि ध्यान केंद्रित किया गया है। 4 समूह कौन कौन से हैं? तो एक तो साथियों महिलाएं, दूसरी गरीबी, तीसरी युवा पर, और चौथा किसान यानी कि अन्नदाताओं पर। अब एक बार हम लोग प्रमुख मदों के लिए व्यय को देख लेते हैं कि किस सेक्टर पर कितना खर्च किया जाएगा। तो इस बार साथियों सबसे ज्यादा जो खर्च किया जाएगा, ये डिफेंस सेक्टर पर खर्च किया जाना है 4,54,773 करोड़ रुपए।
इसके बाद ग्रामीण विकास पर किया जाएगा 2,65,808 करोड़ रुपए। कृषि पर खर्च किया जाएगा 1,51,851 करोड़ रुपए। गृह पर खर्च किया जाएगा 1,50,983 करोड़ रुपए। शिक्षा पर खर्च किया जाना है 1,25,638 करोड़ रुपए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार पर खर्च किया जाएगा 1,16,342 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा 89,287 करोड़ रुपए। यहाँ से साथियों एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जो बजट है ये किसने पेश किया है, तो याद रखिएगा 10वां बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार मार्क करके रखिएगा क्योंकि ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है 2024 ये जारी की गई है। इस इंडेक्स के अनुसार अपना प्यारा जो भारत है ये किस स्थान पर रहा है, तो इस बार साथियों अपना प्यारा जो भारत है ये 82वें स्थान पर रहा है और 2 रैंकों में सुधार देखने को मिला है। यदि साथियों अब आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो अब 58 देशों में क्या है कि वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं। वहीं पिछली बार की रैंकिंग देखें तो भारत 2030 में 84वें स्थान पर था। अब हम लोग एक बार शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में देख लेते हैं कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो इस बार साथियों सिंगापुर का पासपोर्ट जो है ये सबसे शक्तिशाली है और सिंगापुर के पासपोर्ट से 195 देशों की क्या है कि वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर 5 देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। और तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में भी किस राज्य में पर्यटक वाहनों के लिए जो कचरा बैग है ये ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है? ये किया अभी साथियों सिक्किम सरकार ने। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब साथियों सिक्किम में क्या है कि कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उसे अपने साथ क्या है कि एक कचरा बैग लेके जाना होगा जिससे गंदगी ना फैले। बात करते साथियों हम लोग सिक्किम के बारे में, तो राजधानी यहाँ की गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। जबकि बात का जो पहला जैविक राज्य ये कौन सा बना था, तो सिक्किम ही बना था। ये साथियों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि अभी जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। और जितने भी साथियों आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।